Namaskar students. So today we are going to study the chapter 3rd money and credit. इस चैप्टर में हम मनी और क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे. ओके, सो मनी क्या है, कैसे आई, कैसे यूज़ होती है, नहीं होती तो क्या होता, उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, हम इस चैप्टर में कंटिन्यूइंग में पढ़ेंगे. ओके, सो फर्स्ट थिंग कि अगर मनी नहीं होती तो क्या होता, तो हम क्या यूज़ करते हैं, बार्टर सिस्टम यूज़ करते हैं. अब बार्टर सिस्टम क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, आप फोटोज़ में देखिए. एक पर्सन है जो शूज़ सेल करना चाहता है, तो वो पर वीट चाहता है शूज़ के बदले में. तो बार्टर सिस्टम क्या होता है, लोग सामान दे के सामान खरीदते हैं, राइट. तो ये कह रहा है मैं तुम्हें शूज़ देता हूँ वीट के लिए, तो जो वीट बेचने वाला है वो कहेगा पर मुझे शूज़ चाहिए नहीं, मुझे तो क्लोथ्स चाहिए, ठीक है. बट दूसरा पर्सन है, देखो कह रहा है कि मुझे शूज़ चाहिए बट मेरा वीट ही नहीं है. तो बार्टर सिस्टम से क्या होता था कि तभी काम होगा बार्टर सिस्टम का कि अगर मैं शूज़ बेच रहा हूँ और मुझे वीट चाहिए, तो वीट बेचने वाले को भी शूज़ चाहिए होने चाहिए. मतलब मैं जो बेच रहा हूँ वो सामने वाले को चाहिए होगा और जो सामने वाला बेच रहा है वो मुझे चाहिए होगा. यानी एक दूसरे की नीड जो है वो मैच करनी चाहिए, राइट. दोनों पार्टीज का एग्रीमेंट ज़रूरी है यहाँ पे. ऐसा तभी हो सकता है जब होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है, जब कोई पर्सन एक चीज़ सेल करने का डिज़ायर कर रहा है, वही दूसरा पर्सन उस चीज़ को बाय करने की विश रखता है. ओके, सो बार्टर सिस्टम में गुड्स क्या होते हैं, डायरेक्टली एक्सचेंज होते हैं बिना यूज़ ऑफ मनी के, विदाउट यूज़ ऑफ मनी. ओके, सो इसमें क्या होता है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर होता है. तो इसी पे हमारे साथ एक क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, एक्सप्लेन. सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट के लिए आप आंसर क्या लिखेंगे, व्हाट अ पर्सन डिजायर टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाय. ओके, सो ये एसेंशियल क्या होता है बार्टर सिस्टम के अंदर. अगर ऐसे ही चलता रहा तो इकोनॉमी क्या होगी, खराब हो जाएगी. हर बार ऐसे ज़रूरी नहीं हो सकता ना कि आपको आइसक्रीम खानी है तो आपको आइसक्रीम खानी है और आपके पास क्या है, क्या हो सकते हैं आपके पास क्या है, सपोज करिए बॉल है, आपको आइसक्रीम खानी है, आपको अपनी बॉल सेल करनी है. ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो सामने वाला जो आपको आइसक्रीम दे रहा है उसको बॉल ही चाहिए हो, मे बी वो कुछ और चाहे, राइट. ऐसा नहीं पॉसिबल है. इसलिए हमने क्या निकाली, एक कॉमन फीचर निकाल दिया, मनी, जो कि इन सारी जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की जो नीड थी उसको एलिमिनेट कर दिया मनी ने. तो हमने मनी के थ्रू इस चीज़ को एलिमिनेट किया. तो हमें क्या करना है, अब मनी से क्या होता है, कभी सपोज किसी को क्या करने हैं, अपने शूज़ बेचने हैं, तो वो क्या करेगा, अपने लिए बायर ढूंढेगा, वो बायर उसको मनी देगा, वो शूज़ के एक्सचेंज में क्या लेगा, मनी ले लेगा. तो वो क्या करेगा, वीट परचेज कर सकता है और कुछ भी अदर कोई सी वीट हो चाहे कोई सी भी कमोडिटी हो, वो शू मैन्युफैक्चर परचेज कर सकता है विद द हेल्प ऑफ मनी. तो मनी क्या हो गया, एक इंटरमीडिएट एक्सचेंज प्रोसेस हो गई. ये एक ऐसे इंटरमीडिएट एक्ट करता है ना, एक्सचेंज प्रोसेस के अंदर. तो ये क्या कहलाता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक जरिया है. मीडियम मीन्स एक जरिया, एक वे एक्सचेंज का. ओके, अब इसी पे एक क्वेश्चन आता है, व्हाई मनी इज इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ exchange, because it's easier and to use money as a intermediate to exchange, है ना, things. okay, so money, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है. अब पुरानी फॉर्म्स ऑफ मनी देख लेते हैं. देखो पहले यहाँ पे ये आपको कॉइन्स दिख रहे हैं, अर्ली पंचमार्क कॉइन्स हैं, जो कितने, देखो कितने पुराने हैं, 2500 ईयर्स ओल्ड हैं. ये गुप्ता कॉइन्स हैं हमारे, तुगलक कॉइन्स हैं, गोल्ड मोहर फ्रॉम अकबर्स रीजन, पहले कॉइन्स चलते थे. और ये हमारा मॉडर्न कॉइन 1 रुपी कॉइन. ओके, सो पुराने टाइम में कॉइन्स चलते थे जो लोग प्रिंट करवा के, जो किंग होता था वहाँ की, जो मेन जो गवर्नमेंट से किंग की जो वहाँ पे जो रूल चलता था वो उसको इशू करवाते थे. ओके, सो मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, अब उसके बारे में हम बात करेंगे. हमने मनी को देखा है एज ऐसी चीज़ है जिससे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज का होता है जो ट्रांजैक्शन में हेल्प करता है. तो कॉइन्स आने से पहले बहुत सारे चीज़ें यूज़ होती थी, जैसे मैंने आपको दिखाया. कॉइन्स से पहले क्या होता था, ग्रेन्स, कैटल्स, ऐसी चीज़ें, यानी गायें, गेन्स, ये सब यूज़ होते थे. उसके बाद क्या है, मेटेलिक कॉइन्स आए, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर कॉइन्स आए. उसके बाद ये लास्ट सेंचुरी की बात है अभी से, अब करेंसी आई है. मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है, करेंसी, जिसमें पेपर कॉइन्स हैं और पेपर नोट्स हैं और कॉइन्स हैं. तो ये
उन चीज़ों के अलावा जो पहले जो मनी यूज़ होती थी उनकी क्या होती थी, खुद की भी वैल्यू होती थी। अब गोल्ड की खुद की भी तो वैल्यू है। अगर मैं गोल्ड से कुछ नहीं खरीदूं, ठीक है नहीं खरीद रही, पर गोल्ड तो वैसे ही अपने आप में वैल्यूबल है। गोल्ड को ही बेच दूं मैं, राइट, गोल्ड को ही बेच के मैं कमा सकती हूँ। तो उस जमाने में मनी की भी अपनी वैल्यू होती थी। तो मॉडर्न करेंसी में हमने क्या किया, हमने जो मॉडर्न करेंसी है उसकी खुद का कोई यूज़ नहीं है। अगर मैं पेपर को बेचना चाहूँ, जो पेपर नोट्स हैं उनको बेचना चाहूँ, तो उनका मुझे कुछ मतलब वैल्यू नहीं मिलेगी अगर वो रद्दी हो जाए। अभी आपने डीमोनेटाइजेशन देखा तो 500 और 1000 के जो नोट्स थे उनकी कोई वैल्यू ही नहीं रही। मनी की, करेंसी की वैल्यू कब होती है, जब वो एक गवर्नमेंट, कंट्री की गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हो। ठीक है, तो हम इसी चीज़ को करेंसी क्यों मानते हैं, तभी उसको माना जाता है क्योंकि वो करेंसी क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑथराइज कर रखी है, यानी उसको लागू किया हुआ है, उसकी परमिशन है, तभी हम उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानते हैं। तो जैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको मना कर दे कि हम इसको मनी यूज़ नहीं लेंगे आज से, तो क्या होगा, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी अपनी। आप उससे कहीं से उससे कुछ बेच के उसको रद्दी में ही बेचोगे तो आपको 2 रुपये से भी 2 रुपये भी नहीं मिले मेरे ख्याल से, तो ओके, सो आपको उससे कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं। इंडिया में हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है जो करेंसी इशू करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नॉर्मल बैंक की जैसे फंक्शन नहीं करता। इसका काम होता है दूसरे बैंक्स को कंट्रोल करना और करेंसी को इशू करना और इंडिया की इकोनॉमी का ध्यान रखना। अब इंडियन लॉ के हिसाब से कोई इंडिविजुअल इंसान करेंसी इशू नहीं कर सकता, ना ही कोई इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, सिवाय किसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। और लॉ ये भी लीगलाइज करता है कि अगर कोई इंसान ऐसा नहीं कर सकता कि वो मनी से सेटलमेंट करने में मना कर दे, कोई इंसान लीगली मनी को एज अ पेमेंट रिफ्यूज नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता। ओके, सो रुपी क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड है मीडियम ऑफ एक्सचेंज इंडिया के अंदर। ओके, अब क्या है दूसरा फॉर्म ऑफ मनी, क्या है हमारे पास, डिपॉजिट विद बैंक्स। अब क्या होता है, जब हमारे पास थोड़ा जो पैसा बच जाता है, जो हमारा एक्स्ट्रा सेविंग्स होती है, जो हमें सैलरी मिलती है, तो हम सारी सैलरी इकट्ठी थोड़ी ना खर्च कर देते हैं, हमारी बैंक में सैलरी हम रख देते हैं, फिर हमें जितनी चाहिए होती है हम उतना यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में अपना मनी। ओके, हम पैसा डिपॉजिट कर देते हैं उधर जाके। तो क्या होता है, फिर कभी जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको यूज़ करते हैं। तो डिपॉजिट्स क्या है बैंक में, वो भी एक क्या है, मनी की तरह से ही काम कर रहे हैं, हमारा एक्स्ट्रा कैश है वो। ओके, जो हमें ज़रूरत है डे टू डे नीड्स में, तो हम उसको वहाँ से विदड्रॉ करा लेंगे, यानी निकाल लेंगे। ओके, तो दैट इज़ कॉल्ड विदड्रॉ। ओके, द डिपॉजिट विद बैंक्स बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन देयर नेम। तो हम डिपॉजिट कैसे रखते हैं, बैंक अकाउंट खुलवा के अपने नेम के अंदर पहले बैंक में जाएंगे, आप अपना अकाउंट खुलवाएंगे, उसमें थोड़े डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे आपसे, उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, है ना। आपको आपका एटीएम होगा, उसके अंदर आप अपने पैसे विड्रॉ करा सकते हैं जब आप, और डिपॉजिट भी करा सकते हैं बैंक में। तो इससे क्या होता है, लोगों की मनी जो होती है वो सेफ रहती है बैंक के पास, और उसमें क्या इंटरेस्ट भी आता है। अब ये सब कैसे होता है, ये हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। वेट, बैंक डिपॉजिट कैसे लेती हैं और इसे फिर कैसे यूज़ करती हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो। ओके, सो बैंक क्या करती है, ये बैंक है, डिपॉजिटर्स हैं हम लोग, जो हम डिपॉजिट करेंगे, फिर कभी हम उसको यहाँ पे विड्रॉ कराना चाहते हैं तो वापस विड्रॉ भी करा लेंगे, ठीक है, और इंटरेस्ट मिल जाएगा। पीपल मेक विड्रॉल्स एंड गेट इंटरेस्ट। अब क्या होता है, बैंक का काम क्या होता है, बोरो कराना भी होता है लोगों को। कुछ लोगों को मनी की ज़रूरत है, राइट, सम पीपल वांट मनी, पर उनके पास नहीं है, उनकी नीड है। तो क्या होगा, जितने बैंक के पास डिपॉजिट्स आते हैं वो उसको क्या करती है, बैंक थोड़े लोगों को लोन दे देती है, फिर उनको धीरे धीरे वो लोग लोन वापस करते हैं इंटरेस्ट के साथ। अब इसी तरीके से बैंक क्या होती है, जब विड्रॉल करते हैं ना लोग, जो अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं बैंक के अंदर, जब लोगों ने अपना पैसा डिपॉजिट किया, उसके बाद जब वो विड्रॉ करा रहे हैं तो उसमें इंटरेस्ट भी आता है। इंटरेस्ट कैसे आता है, जो लोग लोन ले रहे हैं वो जो इंटरेस्ट देते हैं वही वाला इंटरेस्ट, उसका थोड़ा पार्ट आपको मिलता है, क्योंकि वो आपके पैसों से ही बैंक लोगों को लोन दे रही है, ठीक है। बट देखो, जो इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है, सपोज आप 100 रुपये जमा कराते हैं, बैंक आपको 6 रुपीज़ का इंटरेस्ट देती है। ओके, बट अगर कोई बैंक से लोन लेने आ रहा है, वो 100 रुपये का लोन ले रहा है, तो पर बैंक उससे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी, उससे कितना इंटरेस्ट मांगेगी, कोई किसी को
फ्री में लोन नहीं देगा, उसको भी कुछ अर्निंग चाहिए लोन देने के लिए। कोई ऐसी आके आपको तभी लोन मिलेगा फ्री में, आप कोई रिलेटिव्स हो या फिर आपका कोई नोन पर्सन हो, वो आपको फ्री में फिर भी लोन दे सकता है। बट मैं अगर आपको आज लोन देने की बात करूँ तो मैं क्या ट्रस्ट करके आपको लोन दूंगी, राइट? और मैं क्यों दूँ, मेरी भी तो, मेरे पास पैसा है, मैं उसको कहीं इन्वेस्ट करूँ तो मैं अच्छा कमा सकती हूँ उससे, राइट? तो लोग लोन भी क्यों देते हैं, क्योंकि उससे हमें इंटरेस्ट मिलता है, लोग हमें एक्स्ट्रा पैसा वापस करते हैं। अगर मैं आपको 100 रुपीज़ लोन दे रही हूँ तो मैं चाहूँगी आप मुझे 12 रुपीज़ 100 के साथ साथ 12 रुपीज़ और भी दें, ओके? सो यानी 112 वापस करें। सो सेम विद बैंक, बैंक जब लोगों को बोरो करवाती है लोन पे, लोगों को लोन देती है, लैंड करती है लोन, तो क्या होता है, उनसे इंटरेस्ट लेती है। तो अब जैसे बैंक ने हमें तो कितना इंटरेस्ट दिया, जो डिपॉजिटर्स हैं उनको कितना इंटरेस्ट दिया, 6 रुपीज़ का, बट जो बोरोवर्स हैं उनसे लेगी कितना, 12 रुपीज़ का। 12 रुपीज़ का लिया, 6 रुपीज़ का दिया, बचे कितने, 6 रुपीज़ बच गए। तो वो 6 रुपीज़ किसके हुए, बैंक के हुए। बैंक भी तो अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ देगी उनके अर्निंग के लिए, उनके काम के लिए। सो वो जो 6 रुपीज़ है वो बैंक की अर्निंग्स हो जाती हैं। तो अब आपको समझ में आया कि कैसे ये वर्क करती है बैंक। सो ये बैंक की वर्किंग है, राइट? अब आप देखें, जो डिमांड डिपॉजिट्स आप जो डिपॉजिट्स रखते हैं बैंक में, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो हम डिपॉजिट्स रखते हैं बैंक के अंदर वो क्या होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स कहलाते हैं। इनमें से अलग अलग टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं, डिमांड डिपॉजिट भी उनमें से एक टाइप का है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का बैंक अकाउंट खुलवा रहे हो। अगर कोई एक बिजनेसमैन है, कोई बिजनेस वुमेन है, तो वो क्या करेगी, अपना डिपॉजिट रखेगी तो ऐसे चाहेगी ना कि उसको कभी भी पैसा आज उसको ज़रूरत पड़े तो मिल जाए, क्योंकि वो बिजनेस रन कर रही है, राइट? तो वो होते हैं हमारे करेंट डिपॉजिट्स, यानी आपको डिमांड डिपॉजिट या फिर करेंट डिपॉजिट, जब मैं चाहूँ मुझे अपना पैसा मिल जाए। कुछ लोग सेविंग करते हैं, राइट? तो उस हिसाब से तो उस पर डिपेंड करता है इंटरेस्ट भी, इंटरेस्ट रेट भी जो आपको मिलता है, जो कस्टमर्स को मिलता है बैंक के। ओके, सो डिमांड डिपॉजिट एक इंटरेस्टिंग फैसिलिटी हमको प्रोवाइड करते हैं। ये फैसिलिटी क्या होती है, चेक की। अगर आपको किसी को पैसे देने हैं बट राइट नाउ आपके पास पैसे नहीं हैं, सो आप उससे कहोगे मेरे बैंक में पैसे जमा है, मैं आपको चेक लिख के दे देता हूँ, आप वो चेक बैंक में दिखा देना, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। यानी अगर मुझे किसी पर्सन को पैसे देने हैं तो मैं उसके नाम पे एक चेक दे दूंगी, चेक इशू करा दूंगी, ओके? तो वो चेक क्या है, एक तरीके का मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, जस्ट लाइक मनी। चेक की भी मनी वैल्यू होती है, तो उससे क्या होगा, आप उसको आराम से पेमेंट भी कर पाएंगे और आपको कैश की टेंशन नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि आपका तो बैंक में जमा था, बैंक अपने आप ही ट्रांसफ़र कर देगी आपके अकाउंट से सामने वाले अकाउंट के पैसे, जैसे ही वो चेक वहाँ पे दिखाएगा बैंक के अंदर, ओके? जैसे ही चेक बैंक में डिपॉजिट होगा वैसे ही आपको दिखेगा। देखो ये एक चेक का एग्जाम्पल है, यहाँ पे प्रेम कुमार है, ये जो उस पर्सन का नाम आएगा जिसको हम पैसे दे रहे हैं, राइट? और यहाँ पे जो अकाउंट पेई है, यानी जो पैसे दे रहा है उसका नाम, ओके? जो पैसे दे रहा है उसका नाम, और यहाँ पे प्रेम कुमार जिसको आपको पैसे देने हैं, और नीचे आपको वर्ड्स में लिखने होते हैं कितने पैसे देने हैं, और यहाँ पे 57,000 रुपीज़ उसमें क्या बोलते हैं नंबर्स में, उसके बाद यहाँ पे आपके साइन, बस ये आपका चेक नंबर होता है, ठीक है? ये बैंक की कोडिंग्स है, इसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ब्रांच का नाम लिखा होता है साइड में, लेफ्ट हैंड साइड अकाउंट नंबर होता है आपका, ओके? सो इस तरीके से आपको चेक फिलअप करना होता है। तो आपको चेक फिल करना आ गया होगा मेरे ख्याल से, आपको जिसके नाम से लिखना है। सो आई होप कि आपका भी, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपका भी स्टूडेंट अकाउंट बैंक में बन सकता है। अगर आपकी सेविंग्स हैं या आपको पापा मम्मी पॉकेट मनी देते हैं, आपके कोई भी आपको पॉकेट मनी देता है, सो बेटर होगा कि आप भी अपना बैंक अकाउंट खुलवाएं और देख के आएँ कि कैसे। अभी तो राइट नाउ इट्स लॉकडाउन टाइम, बट आगे चल के आप ऑनलाइन भी बैंक अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं। सो आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करें और चेकआउट करके देखें कि कैसे होता है। इट विल बी सेफर टू ओपन अ बैंक अकाउंट इन अ गवर्नमेंट बैंक, ओके? सो इसको बहुत ध्यान से करिएगा, ओके? सो नेक्स्ट कमिंग ऑन टू, सो ये क्या था हमारा चेक, एक टाइप का मॉडर्न पेमेंट की मेथड्स है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है ये हमारे मॉडर्न टाइप का, ओके? सो हमने देखा डिमांड डिपॉजिट्स का एक एसेंशियल फीचर था, ओके? सो हमें ध्यान रखना चाहिए, बैंक का रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में, बट आप ये ध्यान रखना चाहिए अगर मैं बैंक में पैसे जमा करा रही हूँ तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी बैंक वालों को कि ये लो चेक ले लो, ये जमा कर लो और मेरे बैंक में पैसे डाल दो, ऐसे नहीं। चेक का काम क्या है
किसी दूसरे के अकाउंट में आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, नए तरीके से पैसे नहीं डल रहे हैं। ओके, सो पहले तो आपको पैसे तो उस जिस पर्सन से अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं उसने भी पैसे ही डाले होंगे, राइट। तो ये बैंक, तो यहाँ पे जो लाइन लिखी है, बट फॉर द बैंक्स देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट एंड नो पेमेंट्स बाय चेक अगेन दीज डिपॉजिट्स, यानी आप डिपॉजिट की जगह चेक से पेमेंट नहीं कर सकते हो बैंक को। ओके, सो यही बात है इसमें कि आपको फर्स्ट टाइम तो पैसे डालने ही पड़ेंगे। वो जो पर्सन जिसके अकाउंट से आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रहा है उसने भी अपने बैंक में एक टाइम पे पैसे डाले ही होंगे। ओके, सो ये थी हमारी मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, और ये मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम से बहुत क्लोजली रिलेटेड है। और मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी हमें पता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आपने देखे होंगे आजकल, तो आप सब जानते ही हैं, ये सारी बातें बहुत कॉमन है। ओके, सो अब हमने यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही बताया लोन एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं। देखो, सो ये होती है हमारी लोन एक्टिविटीज़। बैंक सिर्फ 15% अमाउंट कैश अपने पास रखती हैं, और बाकी का जो परसेंट अमाउंट होता है वो बैंक इन्वेस्टमेंट में लगा देती है। बैंक अपने पास सारा पैसा रखती नहीं है जो लोग डिपॉजिट करते हैं, बैंक उनको सबको इन्वेस्टमेंट चीज़ों में यूज़ कर लेती है। ओके, सो उनको बोरो करवा देती है, लोगों को लैंड कर देती है बैंक। ओके, लोग बोरो कर लेते हैं बैंक से, या फिर बैंक इन्वेस्टमेंट्स करती है। ओके, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जहाँ पे बैंक अपना मनी इन्वेस्ट करती है और उससे फिर अर्न करती है। तो अब ऐसा हो गया, सपोज यहाँ पे लिखा है, व्हाट डू यू थिंक वुड हैपन इफ ऑल द डिपॉजिटर वेंट टू आस्क फॉर देयर मनी एट द सेम टाइम। क्या होगा अगर सारे डिपॉजिटर एक टाइम पे जाके बोले कि मेरे को अपना पैसा चाहिए, मेरे को अपना पैसा चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप अकाउंट खुलवाते हैं तो उस टाइम पे आप एक परफेक्ट अमाउंट ऑफ लिख के देते हैं कि इससे ज़्यादा हम अपने बैंक अकाउंट से विड्रॉ नहीं करा सकते। बैंक आपको ये लिखवाती है, मतलब आपके टाइप ऑफ अकाउंट में होता है। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आप इस एक टाइम पे इससे ज़्यादा पैसे विड्रॉ नहीं करा सकते। ऐसा नहीं आप अपने पैसे विड्रॉ नहीं करा सकते, बट धीरे धीरे, एक टाइम पे सारा पैसा विड्रॉ नहीं हो सकता है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। अब टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस है। क्रेडिट मतलब क्या होता है, लोन देना। ओके, सो अब देखो लोन की सिचुएशंस क्या होती हैं। अब लोन के अंदर भी बहुत टाइप की बातें आती हैं। सो लोन पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको क्वेश्चंस बता दूं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इसके अंदर से मॉडर्न में। व्हाट आर द मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी, ये एक क्वेश्चन बनता है। ओके, सेकंड बनता है, वाई मॉडर्न करेंसी इज adopted एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। वाई मॉडर्न करेंसी इज adopted एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज अ चेक, ये भी एक क्वेश्चन आता है। और नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक, ये भी क्वेश्चन आएगा। फिर डिफरेंस बिटवीन मनी एंड मॉडर्न करेंसी। ओके, मनी और मॉडर्न करेंसी में क्या डिफरेंस है। मनी, इसमें आप क्या लिखेंगे, मनी तो हर टाइम से जो चला आ रहा है, पुराने ज़माने से जो चीज़ें भी ली गई हैं। और मॉडर्न करेंसी राइट नाउ की जो करेंट मनी है उसको हम बोलेंगे। मनी इज़ अ वाइडर टर्म एंड मॉडर्न करेंसी इज़ अ part of money. Okay, so now moving on to the next topic. Okay, so two different credit situations हैं। जैसे कि आप देखें तो डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं और ये बहुत हेल्पफुल भी होते हैं लोगों को, ताकि वो अपना काम कर सकें, है ना। तो देखें एक एग्जांपल लेके कैसे क्रेडिट सिचुएशंस वर्क करती हैं, लोन लेना कैसे वर्क करता है। फेस्टिवल सीजन में 2 महीने पहले, है ना, 2 months फ्रॉम नाउ है, अभी टाइम है फेस्टिवल सीजन में। सपोज करिए तो एक शू मैन्युफैक्चर है सलीम, उसने एक ऑर्डर रिसीव किया है लार्ज ट्रेडर से टाउन के अंदर 3000 पेयर ऑफ शूज़ का। ओके, जो कि उसे एक मंथ के टाइम में डिलीवर करना है। सो अब उसको, सलीम है, उसने एक ऑर्डर रिसीव किया है लार्ज ट्रेडर से, 3000 पेयर्स का ऑर्डर मिला है उसको शूज़ का। उसको एक महीने के अंदर वो डिलीवर करने हैं, राइट। सो टाइम पे प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए सलीम ने कुछ ज़्यादा वर्कर्स को हायर किया ताकि वो स्टिचिंग पेस्टिंग वर्क कर पाएँ। उसे थोड़ा रॉ मटेरियल भी एक्स्ट्रा लेना पड़ा। तो ये सब का खर्चा निकालने के लिए सलीम ने क्या किया, 2 जगह से लोन लिया। फर्स्ट तो कहाँ से लिया, जो उसका लेदर सप्लायर था उससे। उसने उसको प्रॉमिस किया कि वो पहले अभी उसको फ्री में लेदर सप्लाई कर ले, उसके बाद वो थोड़े टाइम बाद उसको पैसे दे देगा। सेकेंडली उसने क्या किया, लोन लिया कैश में। जिस इंसान ने उसको ऑर्डर दिया था
उससे कि उससे एडवांस पेमेंट मांगी उसने, ठीक है, कि ताकि जब वो पेमेंट और एडवांस पेमेंट मांग ली 1000 शूज़ की, 3000 पेयर्स बनाने थे, 1000 की उसने एडवांस पेमेंट मांग ली, है ना, और बाकी की पेमेंट वो एंड ऑफ द मंथ तक दे देगा। ओके, सो जब महीने का एंड हुआ तो सलीम ने आराम से अपना ऑर्डर डिलीवर कर लिया, अच्छा प्रॉफिट भी कमा लिया और अपनी जो मनी बोरो करी थी वो रीपे कर दी, यानी कि सप्लायर से जो उसने पैसे लिए थे वो उसको वापस कर दिए, राइट। सो अब देखो इस केस में क्या हुआ, सलीम के लिए क्रेडिट बहुत अच्छा काम किया, है ना, तो क्रेडिट ने एक बहुत पॉजिटिव और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सिचुएशन में। ओके, उसके ऑनगोइंग एक्सपेंसेस भी मीट हो गए प्रोडक्शन में। अब सेकेंड एग्जाम्पल देते हैं कि स्वप्ना का। स्वप्ना क्या है, एक स्मॉल फार्मर है जो ग्राउंड नट ग्रो करती है अपने 3 एकड़ लैंड पे। उसने लोन लिया मनी लैंडर से अपने एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, कल्टीवेशन के लिए, होपिंग के लिए, सब जो बाकी हार्वेस्ट की चीज़ें हैं। उसने ये सोचा, उसने ये होप करते हुए लिया था लोन कि हार्वेस्ट हो जाएगा तो वो अपने पैसे रीपे कर पाएगी। ओके, सो पर क्या हुआ क्या, सिचुएशन टर्न डाउन, टेबल्स टर्न हो गई और क्या हुआ, बीच में ही सीजन खराब हो गया और उसके क्रॉप्स पे पेस्ट आ गए और क्रॉप फेल हो गया, राइट, खराब हो गया सारा जो उसने उगाया था, सारा अनाज उसका। तो स्वप्ना अपने क्रॉप्स पे स्प्रे कर रही थी, एक्सपेंसिव पेस्टिसाइड्स वगैरह सब कुछ किया उसने, पर उससे इतना फर्क नहीं पड़ा, बहुत ही कम डिफरेंस हुआ उसमें। जो क्रॉप खराब हो चुकी थी वो तो हो ही गई, तो वो अपने मनी लेंडर को पे भी नहीं कर पाई डेप्ट, और उससे क्या हुआ, नेक्स्ट ईयर उसको फिर और अमाउंट ऑफ डेप्ट हो गया, डेप्ट में आ गई। उसने वापस नया लोन लिया नेक्स्ट ईयर कल्टीवेशन के लिए। इस बार नॉर्मल क्रॉप आई, ज़्यादा इतनी अर्निंग्स भी नहीं आई, नॉर्मल कमाई हुई हमारी उसकी। तो उसके बाद क्या हुआ, वो पुराना लोन, इतनी कमाई नहीं हो पाई कि वो पुराना लोन रिकवर कर पाए। सो इसमें क्या हुआ, उसका एक डेप्ट में वो फंस गई, यानी उधार में फंस गई वो, ठीक है। तो उसको अपना एक पार्ट ऑफ लैंड उसके लिए उसकी वजह से सेल करना पड़ गया। तो यहाँ पे क्या होता है, इस सिचुएशन से हमें पता पड़ता है कि रूरल एरियाज में क्रेडिट की डिमांड ज़्यादा होती है। किस चीज़ के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। क्रॉप प्रोडक्शन जिसमें क्या होता है, हमें सीड्स की कॉस्ट, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब की कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है। मिनिमम स्ट्रेच होता है 3-4 मंथ्स का होता है, जो जस्ट जिस टाइम में फार्मर्स को ये सब चीज़ें चाहिए होती है और अपने फिर लास्ट में वो सेल कर देते हैं अपनी क्रॉप को। तो फार्मर इसी टाइम के लिए क्रॉप के लिए लोन्स लेते हैं और उनको फिर हार्वेस्ट के बाद रीपे कर देते हैं जैसे ही उनके पास पैसा आता है। तो अब रीपेमेंट किस पे डिपेंड करता है, फार्मिंग पे डिपेंड करता है। स्वप्ना के केस में क्या हुआ, क्रॉप में फेलियर हो गया, लोन रीपेमेंट इम्पॉसिबल हो गया, उसको सेल करना पड़ गया अपने लैंड का पार्ट ताकि वो लोन पे कर सके। तो क्रेडिट ने स्वप्ना को हेल्प करने की बजाय, उधारी जो ली, उसे लोन जो लिया, उसने स्वप्ना को हेल्प तो किया नहीं बल्कि और उसको सिचुएशन उसकी और ख़राब कर दी। इसकी बजाय कि वो उसकी अर्निंग इंप्रूव करता है, यहाँ पे उल्टा हो गया, बिल्कुल सलीम के केस से अपोजिट। तो क्रेडिट किसी किसी केस में ऐसी सिचुएशन भी कर देता है कि उससे रिकवरी होना पॉसिबल पेनफुल हो जाती है, ठीक है। तो क्रेडिट इन दिस केस पुशेस द बोरोवर इनटू सिचुएशन फ्रॉम विच रिकवरी इज वेरी पेनफुल। अब इस वन सिचुएशन में क्या हुआ, क्रेडिट ने हेल्प किया, अनदर सिचुएशन में क्रेडिट ने हेल्प नहीं किया। बट इससे क्या क्लियर हुआ कि क्रेडिट हेल्प करे या ना करे ये किस पे डिपेंड करता है, रिस्क पे, कि जिस चीज़ के लिए हम क्रेडिट ले रहे हैं उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है, क्या वो सपोर्ट करेगा और या लॉसेस के बजाय हमारे पास एक्स्ट्रा कोई वे है उससे बचने का, कोई सपोर्ट सिस्टम है। तो इसलिए हमारे पास आता है नया टॉपिक, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो कोई किसी को अगर लोन देता है तो इतनी आसानी से लोन नहीं देता। अगर बैंक आज आपको घर खरीदने के लिए लोन दे रही है, इट इज़ नॉट एन ईजियर टास्क। बैंक आपको क्या भरोसा करके लोन दे कि आप वापस करोगे, आप भाग गए तो, है ना। आप देखते हो ना, नीरज मोदी भाग गया, राइट, एंड वो विजय माल्या भी पैसे लेके कितने सारे बैंक से लोन लेके वो भाग गए। वो तो चलो, उसने तो क्या हुआ कि बैंक की गलती नहीं थी इसमें तो एम्प्लॉयज़ थे बैंक के जो उससे मिले हुए थे, उनकी वजह से ये सिचुएशन अराइज हुई। ये तो सिर्फ करप्शन की बात है इंडिया में। सो इसलिए हम देखते हैं कि लोन देने से पहले कोई भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करता है, जैसे कि क्या क्या देखेगा वो, कि कितना लोन ले रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कितना होगा। तो लोन में जो हम लेते हैं, जब ऑफिशियल लोन लेते हैं तो उसमें एक एग्रीमेंट हमसे साइन करवाया जाता है, लोन एग्रीमेंट, जिसमें क्या क्या लिखा होता है कि आप कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं,
कितना प्रिंसिपल आप रीपे करेंगे, इंटरेस्ट के प्रिंसिपल यानी जो आपने मेन अमाउंट लिया है वो इंटरेस्ट रेट के साथ आप कितना वापस करेंगे। और लेंडर जो है, जो लोन दे रहा है, वो कुछ कोलेट्रल भी मांग सकता है। कोलेट्रल क्या होता है? एक ऐसी सिक्योरिटी होती है, जैसे सपोज अगर आज आपको घर लेना है, तो घर लेने के लिए आप लोन ले रहे हैं, तो आप क्या सिक्योरिटी रखवाएंगे, होता है ना, क्या गिरवी रखवाना। सो डैट गिरवी थिंग जो होती है ना, हमने कई मूवीज वगैरह में सुना होगा, सो उसे हम कहते हैं कोलेट्रल सिक्योरिटी। वो क्या होता है? एक एसेट होता है जो लोन लेने वाला इंसान का होता है। ओके, जैसे वो लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकता है, तो एज अ गारंटी हम रखवा देते हैं बैंक के पास कि जब हम लोन चुकाएंगे तब वो हमको वापस कर देना। ओके, तो थोड़े टाइम के लिए हम उसको एज अ गारंटी उसके पेपर्स वगैरह हम बैंक को रखवा देते हैं। और अगर बोरोवर लोन पे नहीं कर पाता तो क्या होता है? उसका जो वो कोलेट्रल होता है, उसका राइट किसको चला जाता है? जिसने लोन दिया था, लोन देने वाली पार्टी को, यानी बैंक को। ओके, कोई भी लीगल पार्टी हो, और वो बैंक के पास डिपॉजिट हो जाता है। उसके बाद जब यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं कि मेघा एक लेडी है, उसने लोन लिया 5 लाख का बैंक से एक घर खरीदने के लिए। एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या था? 12%, यानी साल में वो 12% का इंटरेस्ट उस 5 लाख पे भरेगी, और 10 साल में वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स के साथ लोन पे करेगी। अब उसने बैंक को इस बहुत सारे सबमिट करने पड़े उसको डॉक्यूमेंट, जैसे कि उसके एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स की, उसकी एम्प्लॉयमेंट तो सही है ना, कि उसको सैलरी आती रहेगी तो वो लोन तो चुका पाएगी, है ना, उसकी कितनी सैलरी है, और उसके साथ साथ उसके घर के पेपर्स, कि घर के पेपर एज अ कोलेट्रल की, मतलब अगर वो लोन नहीं चुका पाए तो घर किसका हो जाएगा? बैंक का हो जाएगा। ओके, कोलेट्रल पेपर उसके हाउस के। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ये हमें रखने पड़ते हैं। इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, ये सब चीज़ें, और किस तरीके से आप रीपे करोगे, उसका मोड क्या वे है आपका पे करने का। तो ये सब क्या कहलाते हैं? हमारे टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इस पर भी एक क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। और ये भी आता है, हाउ डज बैंक कैरी आउट लोन एक्टिविटीज। ओके, मेंशन द टाइप ऑफ क्रेडिट, ऑल्सो डिफाइन क्रेडिट, ये भी आएगा। ये टाइप्स ऑफ क्रेडिट आ गए ना, 2 डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन हमने पढ़ी, एक पॉजिटिव क्रेडिट हो गया, एक नेगेटिव क्रेडिट हो गया, राइट। सो ये टाइप्स ऑफ क्रेडिट हो गए, और ये टर्म्स ऑफ क्रेडिट हो गए हमारे, ठीक है। सो ये क्वेश्चंस भी आपके बनेंगे। कोलेट्रल को डिफाइन करो, ये सब चीज़ें आती हैं क्वेश्चंस में। द टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होते हैं ये सब्सटेंशली वेराई करते हैं, ठीक है, एक एक पर्सन टू अनदर पर्सन से। जो लोन देने वाला जो पर्सन है उस पर भी डिपेंड करेगा, और जो लेने वाला पर्सन है उस पर भी डिपेंड करेगा। लेंडर पे भी डिपेंड करेगा और बोरोवर पे भी डिपेंड करेगा। लेंडर कौन होगा? जो लोन दे रहा है। बोरोवर कौन होगा? जो लोन ले रहा है। ओके, सो ये सारे अलग अलग क्रेडिट अरेंजमेंट्स होते हैं, और इनको हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट भी कहते हैं। So that's all for the today's section, children, and try to study this again, and I hope you understand this section clearly. Okay, so like, share and subscribe my videos, and see you in the next topic, next part. Thank you.